दोस्तों, 25 जुलाई को होने वाली एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक मॉडल टेस्ट पेपर मैं फुल लेंथ बना रहा हूं और इसमें जो 100 प्रश्न है वो लगभग उनका स्तर जो पीएससी जिस तरीके का पेपर लेता है उसी स्तर के हैं। मतलब कुछ सरल प्रश्न हैं, कुछ मध्यम है, कुछ कठिन है और 100 प्रश्नों को हम हल करेंगे। साथ ही उससे प्रत्येक प्रश्न पे उससे संबंधित और प्रश्न क्या बन सकते हैं इस पे चर्चा करेंगे और आपको इन प्रश्नों के हल के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए अतिरिक्त इन सब बातों पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे ताकि इन 100 प्रश्नों के बहाने आपके 400-500 प्रश्न हल हो जाएं। तो शुरू करें। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है। अब तापजनक मान को हम दूसरे शब्दों में बोलें तो ऊष्मीय मान भी इसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि तापजनक मान या ऊष्मीय मान किसी ईंधन का ऊष्मीय जो मान है जिसको हम कैलोरिक वैल्यू बोलते हैं वो ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस ईंधन के 1 ग्राम को यदि हम वायु या ऑक्सीजन में जलाएं तो कितनी हमें प्राप्त होगी कैलोरी। इसको हम नापते हैं किलो कैलोरी प्रति ग्राम में। और ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं सबसे ज़्यादा जो ऊष्मीय मान है वो वैल्यू है हाइड्रोजन की, लगभग 150 जाएगी। यदि हम अन्य विकल्पों की बात करें तो कोयला की जो है वो 25 से 30 होती है जो कि सबसे कम होती है। पेट्रोल की बात करें पेट्रोलियम की तो 50 होती है। तो इसका उत्तर सही होगा हाइड्रोजन का। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा उसमें मान है लगभग 150। अब फिर भी हाइड्रोजन का उपयोग कम किया जाता है ईंधन के तौर पे क्योंकि इसके भंडारण की सुविधा प्रॉपर नहीं है। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में होता है उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वालकों में और फ्यूचर का ईंधन भविष्य का ईंधन भी हाइड्रोजन को कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है। दूसरे प्रश्न पर हम बात करें कि बर्तन बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि पीतल, ड्यूरेलुमिन और जर्मन सिल्वर इन तीनों का प्रयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। सिर्फ सोल्डर या सोल्ड का प्रयोग जो है बर्तन बनाने में नहीं किया जाता। तो सबसे पहले सोल्ड को देख लें। सोल्डर जो है वो टिन और सीसा जिसको हम लेड बोलते हैं उनसे मिली हुई एला या मिश्र धातु है और इसका गलनांक कम होता है, इसलिए जो नर्म धातुएं होती हैं उसके जोड़ों में टांके लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो सोल्डर का पूछ सकता है कि किसकी मिश्र धातु या किसकी एला है, कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो टिन है और लेड या सीसा है। अब हम अन्य सभी मिश्र धातुओं की थोड़ा चर्चा कर लें। तो पीतल जो है वो कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। 70% कॉपर होता है, 30% जिंक होता है। बर्तन बनाने में तो पीतल और ये ड्यूरेलुमिन और जर्मन सिल्वर तीनों प्रयोग में लाए जाते हैं। अब जर्मन सिल्वर की बात करें तो जर्मन सिल्वर में क्या होता है, जब हम कॉपर, पीतल चूँकि हमने बताया कि कॉपर और जिंक है, अब यदि कॉपर और जिंक में हम निकल मिला दें तब ये जर्मन सिल्वर कहलाने लगेगा। 2 हो गया। अब हम बात करें ड्यूरेलुमिन की। तो ड्यूरेलुमिन का अलग जो है संरचना, ये भी मिश्र धातु, इसमें चार चीज़ें होती हैं, 4 तत्व हैं। एल्युमिनियम मेन कंपोनेंट है इसका 95%, फिर कॉपर है, मैग्नीशियम और मैग्नीज है। तो इस तरीके से हमने चारों मिश्र धातुओं के संरचना और क्या क्या कंपोनेंट्स, कौन कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं इन पर चर्चा की। इनमें प्रत्येक में अलग अलग वो पूछ सकता है। कई एग्जाम में पूछा गया कि पीतल में क्या क्या तत्व होते हैं, तो कॉपर और जिंक। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। उत्तरी मैदान में आने वाले भूकंप के कारणों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो ऐसे जब प्रश्न पूछते हैं तो सबसे पहले आप ये देखें कि असत्य पूछा है, इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी के 3 कथन सत्य हैं। ठीक है, पहले तो प्रश्न को समझें, कई बार हम उल्टा समझ लेते हैं और गलत जो है उत्तर चुन लेते हैं। अब इसको हम पढ़ेंगे कि ध्यान से चारों ऑप्शन को। तो यह मैदान प्लेट के अभिसरण क्षेत्र में स्थित है ये बिल्कुल, उत्तरी मैदान की बात हम कर रहे हैं। फिर इंडियन प्लेट का संचरण भी इसी तरफ हो रहा है, ये भी सही है। और इंडियन प्लेट के सक्रिय झुंड के नज़दीक है, ये भी सही है। अब लिखा है इस मैदान में बहुत सारी भ्रंश रेखाएं पाई जाती हैं, तो ये उत्तर असत्य या गलत होगा क्योंकि भ्रंश घाटी या भ्रंश उसकी बात करें रेखाओं की तो आप देखते हैं नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के आसपास है, तो जो कि उत्तरी मैदान से नीचे वाला पोर्शन आ जाएगा। चौथे प्रश्न की हम बात करें, अब इसी से हम तीसरे की बात करें कि ये नर्मदा और ताप्ती पूछता है कि भ्रंश घाटियों से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं, तो ये इससे रिलेटेड प्रश्न है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर चौथा प्रश्न आता है टेबल जो है दी हुई है मैच करने के लिए। तो इनमें क्या होता है कि यदि आपको एक भी पता है तो सबसे पहले आप उसको चुनिए। उदाहरण के लिए जैसे आपको पता है कि पश्चिमी घाट में जो है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन है। अब ए का 2 पता है आपको, तो देखिए अब आपको यदि सपोज ए का मालूम है कि ए का 2 है तो आपका ए और सी ही ऑप्शन हो सकते हैं, बी और डी वैसे भी गलत हो गए। अब आगे देखें हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश हिमालय से लगा हुआ है तो उसमें क्या हो जाएगा 3,
हिमालयी आर्द्र वन, तो आपको पता हो गया कि 2-3 हो गया, ठीक है। फिर बाकी आप मैच कर लेंगे तो ईजिली आप उत्तर जो है सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पंजाब और हरियाणा की बात करें, उष्णकटिबंधीय कंटकी वन है, और छोटा नागपुर की बात करें तो वहाँ पे आर्द्र उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन है। वनों की हम बात करें तो सबसे पहले वनों का क्लासिफिकेशन जो है, जो माना जाता है, वो फर्स्ट क्लासिफिकेशन वो चैंपियन और सेठ ने दिया था। 5वें प्रश्न की बात करें कि ज्वालामुखी पर्वत है एक माउंट सेंट हेलेंस, ये कहाँ पे है? तो ये अमेरिका में है, लेकिन इससे रिलेटेड और भी ज्वालामुखी जो पर्वत हैं, और भी बहुत सारे पर्वत हैं, वो भी पूछे जा सकते हैं। जैसे सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, सबसे पहले मैं बता दूं कि ज्वालामुखी जब निकलता है और मलबा जो है काफ़ी जमा हो जाता है, लावा, तो एक पर्वत का रूप धारण कर लेता है। और बहुत सारे ज्वालामुखी पर्वत विश्व में हैं। जैसे यदि हम सर्वाधिक ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत की बात करें तो कोटोपैक्सी है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। और कुछ ज्वालामुखी पर्वत हैं जैसे किलिमंजारो हैं अफ्रीका में, एकांकागुआ है जो कि एंडीज पर्वत श्रृंखला पे स्थित है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो जब भी आप प्रश्न पढ़ें उससे रिलेटेड चीज़ें भी देखते चलें तो आपका पूरा एक टॉपिक जो है लगभग तैयार होते चलेगा। इसका एक मैं इंट्रोडक्शन भर दे रहा हूँ ताकि किस तरीके से आपको उसमें आसपास के प्रश्नों को देखना है। यूरोप के लौह उत्पादक देशों में फ्रांस का कौन सा स्थान है? अब ये जनरली नहीं पूछा जाता, थोड़ा टफ हो गया क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी पर वैसे भी हम लोग कम फोकस करते हैं। फ्रांस का जो स्थान है द्वितीय है। फ्रांस का एक एरिया है, नाम है लारेन। तो मेनली जो लोहा है वहीं मिलता है, 95% लोहा कहाँ से मिलता है? लारेन से। और फ्रांस का यूरोप में रैंक देखें लौह उत्पादन में तो सेकंड रैंक है। फिर प्रश्न है कि कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो मेघालय में आपको पता है कि गारो, खासी, जंतिया की पहाड़ियाँ हैं, तो इसका मतलब ये तीनों जो हैं ऑलरेडी, तो ये उत्तर नहीं हो गए। नहीं पूछ रहा है तो भुवन की पहाड़ियाँ नहीं हैं। भुवन की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? मिज़ोरम में है, मिज़ो हिल्स में है। ये जानकारी होना चाहिए, मैप में आप देख लीजिएगा। 8वें नंबर की बात करें कि 2011 की जनगणना के आधार पे जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, तो अवरोही क्रम में दर्शाने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है। और फिर तो आप पढ़ते हैं कि सिक्किम की जनसंख्या 5 लाख है, मैक्सिमम लोगों ने पढ़ा, आजकल 6 लाख हो गई है, तो सिक्किम की पता होनी चाहिए। तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यूटी, और से उसमें राज्यों में सिक्किम है, तो सिक्किम लास्ट विकल्प होगा। तो ये बी और सी हो सकता है, ये हमने तय कर लिया, ए और डी हमने काट दिया। अब आप याद करेंगे, मेमोराइज करेंगे तो आपका उत्तर बन जाएगा सी है। क्यों? क्योंकि पुदुचेरी की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 12 लाख है। मिज़ोरम की बात करें तो 10 लाख है, 10 लाख लगभग 10.5 के ऊपर है, 11 लाख पहुंच रही है। और फिर चंडीगढ़ की बात करें तो 10 लाख, और फिर सिक्किम की 6 लाख। तो ये पॉपुलेशन के हिसाब से इसका क्रम होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें 9वें नंबर पे कि सूर्य का प्रभामंडल जो हालो है वो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, लेकिन किस तरीके से होता है? तो है पछाभ मेघों के हिम स्फटकों के द्वारा। इसको हमें कह सकते हैं कि जो बादलों का हिमकण है, जिसको हम इस हिम स्फटक बोलते हैं, बादलों का जो हिमकण है वो जल कणिकाओं की उपस्थिति में प्रकाश के अपवर्तन के परिणाम स्वरूप सूर्य के चारों ओर आभामंडल बनाता है, हालो बनाता है। फिर लिखा है कौन सा पहला वेब ब्राउज़र है? तो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र जो है वो नेटस्केप था, और यूज़र इंटरफेस के साथ उपलब्ध कराया गया था इसको। ग्राफिकल वेब ब्राउज़र जो है वो टेक्स्ट और ग्राफिक दोनों सूचनाओं को एक साथ सपोर्ट करता है। और भी कई हैं जैसे मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, ठीक है। अब बात करें प्रश्न नंबर 11 की कि 2020 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो ये जो करंट का बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। एक्चुअल में जो चिकित्सा का नोबेल है 2020 का वह इन तीनों को मिला है, इसलिए उपरोक्त तो सभी हैं, जिसमें आल्टर हैं, आल्टर चार्ल्स और राइस हैं, ये अमेरिका के हैं दोनों। और जो हाटन हैं ये ब्रिटिश वैज्ञानिक है, तीनों को संयुक्त रूप से मिला है। इन्होंने हेपेटाइटिस बी की वायरस की खोज की थी, और इस वायरस की खोज से ब्लड टेस्ट और आवश्यक दवाओं का निर्माण संभव हो सकेगा, क्योंकि वैसे भी हेपेटाइटिस बी से प्रतिवर्ष लगभग 4 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु होती है। अब यूएस ओपन की बात करें कि किसने खिताब जीता है, तो आपको ये नीचे वाले नाम जाने पहचाने लग रहे होंगे, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रोजर फेडरर, लेकिन बट ऐसा नहीं है। यूएस ओपन जो कहाँ होता है? न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ है, वो भी सितंबर 2020 में हुआ है। तो यूएस ओपन में इस बार नया खिलाड़ी जीते हैं, ये ऑस्ट्रिया के हैं, नाम है डोमिनिक थियम। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया के हैं। ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है ना। तो ये ऑस्ट्रिया के हैं डोमिनिक थियम, और इन्होंने जर्मनी के अलेक्जेंडर को हराया है, और ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम है। एक तो इस दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रिया के हैं, पहला ग्रैंड स्लैम है, यंग खिलाड़ी हैं, और
कोविड-19 के चलते पहली बार ये टूर्नामेंट जो है दर्शकों के बिना खेला गया, है ना, ये भी पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 13 की बात करें कि प्राचीन धर्म के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो आप इसमें सारे ऑप्शन हैं, मैं इसको संक्षिप्त में बता रहा हूँ। एक कहानी भर याद रखिएगा कि 4वीं सदी ईसा पूर्व में क्या हुआ कि 12 वर्षों का अकाल पड़ा, जिसमें जो 2 जैन संत थे, भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कहाँ चले गए, कर्नाटक, और यहाँ पर कौन रह गए, स्थूलभद्र। अब भद्रबाहु जब अकाल खत्म हुआ तब वापस आए तो वो श्वेत वस्त्र धारण करने लगे थे, इसलिए श्वेतांबर कहलाए भद्रबाहु वाले, और स्थूलभद्र वाले दिगंबर कहलाए जो यहीं थे। लेकिन इसमें आप पढ़ेंगे तो उल्टा पुल्टा लिख दिया है, तो इसका सही क्या है, ये तीनों ए बी डी गलत हैं। सही सिर्फ एक है कि प्रथम शताब्दी में ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल के द्वारा समर्थन मिला। अब 14 नंबर के प्रश्न पर चर्चा करें कि हड़प्पा संस्कृति के विषय में कौन सा कथन, एक कथनों पर विचार करना है, सही कौन सा है। तो देखिए, इसका विस्तार संस्कृति सिंध और पंजाब में परिपक्व अवस्था में थी, बिल्कुल सही है। दक्षिण से पूर्व की ओर फैली, आपको पता है कि उत्तर में जो इसकी लोकेशन है, उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा है, दक्षिण की बात करें तो दायमाबाद महाराष्ट्र में, पूर्व में बात करें तो सुत के इंडोर है जो पाकिस्तान में है, पश्चिम में जो बात करें तो मेरठ तक आई है ये उत्तर प्रदेश के, तो काफ़ी दक्षिण पूर्व में विस्तार था और इसका विस्तार काफ़ी अधिक था। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली थी त्रिभुजाकार क्षेत्र में, और इतना बड़ा एरिया था कि ये मिस्र और मेसोपोटामिया की जो तत्कालीन सभ्यताएं थी उससे भी बड़ी थी। मतलब ये तीनों ही कथन सही हैं। अब आता है कि खजुराहो किस वंशज की सांस्कृतिक राजधानी थी, तो बड़ा कॉमन प्रश्न है, सरल प्रश्न है कि चंदेलों की राजधानी थी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए साथ में कि खजुराहो जो है वो चंदेलों की राजधानी थी, लेकिन उसमें चंदेल कौन थे, धंग, उन्होंने पार्श्वनाथ और विश्वनाथ का मंदिर बनाया था। और खजुराहो का सांस्कृतिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है उसमें मध्य प्रदेश के 3 स्थल शामिल हैं। सबसे पहले खजुराहो को ही शामिल किया गया था 1986 में, इसके बाद सांची को शामिल किया गया 1989 में, और फिर भीमबेटका शामिल किया गया 2003 में। तो खजुराहो इस दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये सारी जो चर्चाएँ की हमने, ये अक्सर पूछता है। 2016 नंबर प्रश्न देखें कि इनका कालक्रम बताना है, कौन सी घटना पहले हुई। तो आधुनिक भारत की वीडियो में हमने क्योंकि इन सारी घटनाओं पर चर्चा की हुई है, यदि आपने वो देखा हो तो सारी चीज़ें जो आपको स्वतः ही याद आती रहेंगी। कि दांडी मार्च की एक पे हम चर्चा करें। दांडी मार्च की बात करें तो ये 12 मार्च 1930 का है, गांधी जी ने किया था जब इरविन जो है वायसराय थे। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो 13 अप्रैल 1919 का है, जिसमें जनरल डायर ने चलवाया था गोलियाँ, पता ही है आपको। और भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 8 अगस्त 1942 का है, इसको अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। और भारत की स्वतंत्रता के लिए किया जाने वाला ये अंतिम प्रयास था। करो मरो का नारा गांधी जी ने दिया था, यही चीज़ें हैं। और स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो बंगाल विभाजन के बाद जो स्वदेशी का प्रचार और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार की बात हुई तो सबसे पहले 1905 से शुरू हुआ। तो क्रम आप आसानी से इनका बना सकते हैं। फिर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में कहाँ से मेगालिथ के साक्ष्य मिले हैं। तो जो महापाषाणकालीन, मेगालिथ मतलब महापाषाणकालीन संस्कृति है, वो मध्य प्रदेश में सिवनी और रीवा जिले से मिले हुए हैं। दक्षिण भारत के कुछ स्थलों से भी इसके साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर हम देखें विकल्पों में, जो कि मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित है, इसलिए रीवा उत्तर सही होगा। 18 नंबर पे बात करें कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। तो दिल्ली सल्तनत में आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला वंश जो है वो गुलाम वंश या दास वंश था, जिसने 1206 से लेकर 1290 तक मतलब 84 साल शासन किया। फिर शुरू होती है कहानी खिलजी वंश की। इसका शासन खिलजी का सबसे कम रहा, 1290 से 1220 मतलब सिर्फ 30 साल तक रहा। फिर तुगलक वंश, जिसकी शुरुआत 1320 से हुई तो 1414 तक रही, लगभग 94 साल। फिर सैयद वंश लगभग 36-38 साल, और फिर लोधी वंश 1526 तक, बाबर तक। तो यदि आप कालक्रम देखेंगे तो सर्वाधिक समय तक रहा तुगलक का और सबसे कम रहा खिलजी का। हालांकि सैयद का नाम हम पढ़ते कम है क्योंकि उसमें उतने इंपॉर्टेंट शासक नहीं हुए, लेकिन शासन उनका ज़्यादा रहा है खिलजियों से, 37 ईयर रहा है। खिलजियों का भले ही 30 साल रहा है 1290 से 1320 तक, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी वगैरह ने इतने ज़्यादा काम किया है कि इस कारण खिलजी वंश आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक कम पूछे तो खिलजी रहेगा, सर्वाधिक समय तक रहे तो तुगलक।
19 की बात करें कि कर्जन का कौन सा काम, कर्जन के बारे में बात किया है कि कर्जन का कौन सा काम सही है, तो हम इसमें बात कर लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति के बाद 1 मिनट। प्रश्न नंबर 19, कर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है। तो कर्जन का एक एक लिखा है, एक पे विचार करें। कांग्रेस के प्रति उसकी सहानुभूति थी, बिल्कुल नहीं थी। वो तो कथन ही था कि कर्जन जो है कहता था कि कांग्रेस जो है अपनी मृत्यु की घड़ियां गिन रही है और मेरी इच्छा है कि वो शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग कर सकूं। सहायक संधि की बात करें तो वेलेजली ने शुरू किया था, ठीक है। कैनिंग के उत्तराधिकारी कौन थे, तो कैनिन जो है 1857 के समय थे, लॉर्ड कैनिन, ये गवर्नर जनरल थे जो भारत के पहले, उसके बाद जो है वायसराय के रूप में परिवर्तित हुआ जब पद, और कैनिंग के बाद एल्गिन बने। और अंतिम जो डी है कि इन्होंने ढाका, चटगांव, राजशाही को बंगाल से अलग कर दिया, बंगाली विभाजन किया, तो ये बंगाली विभाजन वाला है कर्जन का कार्य। प्रश्न नंबर 20 की बात करें कि निर्वाचन आयोग राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता किन परिस्थितियों में देता है। तो 2 परिस्थितियां हैं, दोनों ही सही हैं कि 4 या अधिक लोकसभा या विधानसभाओं के लिए साधारण निर्वाचन में यदि कुल मतदान के कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया है तब, या फिर लोकसभा के लिए साधारण निर्वाचन में किसी भी राज्य या किन्हीं भी राज्य में कम से कम 4 सीटें हासिल किया है। कोबाल्ट 60 की बात करें कि किस बीमारी के इलाज में प्रयोग किया जाता है, तो ये कैंसर में है। कैंसर में प्रयोग किया जाता है। आपको पता है कि कैंसर में कीमोथेरेपी के माध्यम से इसका इलाज किया जाता है कैंसर का, और इसमें इस प्रणाली में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 22 है, उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है। पूरा नाम हालांकि इसने साफ साफ नहीं लिखा। ये जो आप जानते हैं कि इंदौर में जो डॉक्टर राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, जिसको हम कैट के नाम से भी जानते हैं, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, उसकी बात कर रहा है ये, और 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। लेज़र टेक्निक पर आधारित है, तो ये इंदौर में स्थित है। कई बार प्रश्न इससे पूछा जा चुका है, जिसका पूरा नाम है डॉक्टर राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, लेजर केंद्र है, एशिया में फर्स्ट केंद्र है। 23 की बात करें कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ, तो जब मध्य प्रदेश बना तब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, मतलब 1 नवंबर 56 को जो है गठन हुआ। और किस एक्ट के तहत, तो जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956 का, उसके सेक्शन 118(3) के तहत MPPSC का गठन हुआ। पहले अध्यक्ष जो DV रेगे थे और अभी कार्यवाहक अध्यक्ष हैं राजेश मेहरा जी। प्रश्न नंबर 24 पे चर्चा करें तो भारत के नियंत्रक महालेखा की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो कैग की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। कैग की डिटेल आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है, तो ऊंट अस्पताल जो है वो दुबई में है, मतलब दुबई कहाँ, UAE में है, संयुक्त राज्य अमीरात है, जो कि वहाँ पे ऊँट जो है एक विरासत है, वहाँ का अभिन्न अंग है वहाँ की विरासत का, और ऊँट की चिकित्सा के अनुसंधान विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, और वहाँ हॉस्पिटल जो है ये दुबई में। फिर हम बात करते हैं 26वें नंबर के प्रश्न की कि संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है। तो पंथ निरपेक्ष जो है उसका सामान्य है कि राज्य जो धर्म है, संविधान का अनुच्छेद जो धार्मिक स्वतंत्रता की हम बात करते हैं जब 25 से 28 तक वर्णित है, तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि धर्म का संबंध व्यक्ति से है, व्यक्ति के अंतःकरण से है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, मतलब राज्य के लिए सभी धर्म समान है, या कह लीजिए कि यहाँ के नागरिकों को धर्म और धर्म की उपासना के लिए कौन सा धर्म की उपासना करना उसके लिए स्वतंत्र हैं। तो इसको वैसे भी जो है 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था तब इस शब्द को जोड़ा गया था, ये भी याद रखना है। फिर कौन सा कथन सही नहीं है, लिखा है इन्होंने सशस्त्र बल अधिनियम 1947 के बारे में। तो समस्त चीज़ें सही हैं, पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो अधिसूचना की बात कर रहा है वो अधिसूचना 6 माह तक विधिमान्य नहीं रहती, बल्कि कितने समय तक रहती है, 1 महीने तक रहती है। और हाँ, इसकी अवधि को समय समय पे बढ़ाया जा सकता है, इसलिए गलत होगा क्योंकि इसकी ये 6 माह की जगह 1 माह ही रहती है, अवधि बढ़ाई जा सकती है। बाकी अन्य जो चीज़ें हैं सशस्त्र बल अधिनियम 47 की, जैसे केंद्र सरकार को शक्ति है कि वह किसी भी राज्य में किसी सेवा को समुदाय के लिए अत्यावश्यक महत्व का निर्दिष्ट करने के लिए अधिसूचना जारी करें, और ऐसी अधिसूचना इन सब पे लागू होगी जो नाम लिखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें सही हैं। फिर 28 प्रश्न की बात करें, ये सुमेलित करना है, ये जो है अनुसूचियों की बात कर रहे हैं। तो इसमें पता होना चाहिए कि जो 12 अनुसूचियाँ हैं अपने यहाँ, उनकी जानकारी आपको ज़रूर याद होना चाहिए। महत्वपूर्ण अनुच्छेद लगभग 50 से 60 अनुच्छेद आपको याद होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट आए हुए हैं। जब आप पुराना पेपर देखेंगे तो पता चलते जाएगा।
और 12 अनुसूचियाँ। आपको पता है कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, फिर 4 अनुसूचियाँ बाद में संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़ी गई। जैसा पहला भारत और संघ क्षेत्र के बारे में डिटेल है। दूसरे में हम बात करें तो विभिन्न जो संवैधानिक पद हैं उनके वेतन से संबंधित चीज़ें हैं, है ना। तीसरे में बात करें तो जो विभिन्न संवैधानिक पद हैं उनके शपथ से संबंधित चीज़ें हैं। चौथे में हम बात करें तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। 5वें में अधिसूचित क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। 6वें में अधिसूचित क्षेत्र का प्रशासन है, लेकिन कुछ स्पेसिफाइड क्षेत्र हैं, स्पेसिफाइड जो हैं राज्य हैं, जैसे एटीएम से याद कर सकते हैं आप, असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है ना, एटीएम से याद कर सकते हैं। इसमें मणिपुर शामिल नहीं है। 7वीं की बात करें तो हम समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो सूचियाँ हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। फिर हम और क्या इसमें क्या 3री, 10वीं, 7वीं और पहली सूचियों के बारे में पूछा है। फिर जो हम 9वीं, ये तो मूल संविधान में थी 8 के बाद जब 9वीं की बात करें तो ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें भूमि सुधार से संबंधित कानून है। 10वीं जोड़ी गई 1985 में 52वें संविधान संशोधन से संबंधित है, ये दल बदल से संबंधित है। 11वीं जोड़ी गई 1993 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज के रूप में। 29 विषय हैं इसमें। और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई 12वीं अनुसूची 1993 जिसमें 18 विषय हैं जो कि स्थानीय प्रशासन से संबंधित है, नगरीय निकायों से संबंधित हैं जो कि मूलतः है। तो यदि आपको पूरी अनुसूचियाँ पता है तो यहाँ पे क्रम आसानी से जमा लेंगे। फिर लिखा है 29 में कि कौन भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि केशवानंद भारतीवाद आया था 1973 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि संविधान के प्रत्येक भाग में संशोधन किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट में भी और उसमें प्रस्तावना में भी, बट संविधान का मूल ढांचा का कॉन्सेप्ट दिया था कि बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। और समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको व्याख्या किया है कि हम किसी संविधान का मूल ढांचा माने, जैसे फंडामेंटल राइट है, संविधान की सर्वोच्चता है, परिसंघवादी स्वरूप है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, संविधान संशोधन की सीमित शक्ति है, संसदीय शासन प्रणाली है। ये समस्त जो चीज़ें हैं आधारभूत या मूल बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। तो इसमें जो तीनों ऑप्शन है बेसिक स्ट्रक्चर के हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा कोई नहीं। डिटेल इसकी आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मेरे वीडियोज़ डले हैं उसमें आपको मिल जाएगी इस संबंध में, मैंने डिटेल में बताया है इसको। फिर क्वेश्चन 30 है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, उसके सिद्धांतों का उल्लेख, उन सिद्धांतों का उद्देश्य क्या नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना है। धार्मिक राज्य की स्थापना का कोई उद्देश्य नहीं है। तो ये ऑप्शन अलग ही दिख रहा है यदि आप बारीकी से पढ़ेंगे। फिर प्रश्न आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस से हुई बीमारी को क्या नाम दिया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है कोविड-19 नाम दिया है, और ये नाम दिया था उन्होंने फरवरी 2020 में। बीमारी का नाम क्या था? कोविड-19। 19 जो है दिसंबर 19 से शुरू हुई, इसलिए कोविड-19 कहा गया। और इससे रिलेटेड जो वायरस है उसको नाम दिया SARS-CoV-2। सार्स का फुल फॉर्म क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। कोविड ये वायरस का नाम है और कोविड-19 बीमारी का नाम है। अब हम बात करते हैं चेकमेट और स्टेलमेट शब्द किस खेल से संबंधित हैं। तो ये दोनों शब्द शतरंज से हैं। पता है कि शतरंज में 24 जो है 64 खाने होते हैं और वर्ल्ड के कई देशों का लोकप्रिय खेल है। लेकिन लुसेंट की किताब में आप देखेंगे या फिर आपके पास जो अन्य किताबों हो, खेलों से संबंधित शब्दावलियाँ दी हुई हैं, उनको आप पढ़ लेंगे तो इसमें इस तरीके के जो भी प्रश्न आएंगे इनमें आपको फ़ायदा मिलेगा। 33 की बात हम करें कि किस राज्य सरकार द्वारा अगस्त 20 में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका नामक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया गया। तो वैसे भी कोविड के समय जो है इकोनॉमी यहाँ वीक हो रही थी, तो मध्य प्रदेश शासन ने शुरू किया था ये प्रोग्राम इंतजार आपका, और इसको जो है मध्य प्रदेश के राज्य पर्यटन बोर्ड द्वारा तैयार किया गया था। और विशेष बात ये रही कि ऐसे पैकेज को सुरक्षा दिशा निर्देशों और कोविड-19 रोकथाम के मानकों के साथ बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक पर्यटक स्थल हैं ताकि उनकी यात्रा लोग कर सकें। और वैसे भी चूँकि एमपी पे ज़्यादा फोकस है प्रीलिम्स का, तो आपको यहाँ जितने प्रकार के जो पर्यटक स्थल हैं बहुत ज़्यादा हैं, चूँकि धार्मिक हों, चाहे प्राकृतिक हों, चाहे वो सांस्कृतिक हों, पुरातात्विक हों, सभी को पढ़ लेना चाहिए ताकि इस तरीके के सारे प्रश्न आपसे इनसे संबंधित बन सकें। 34 में लिखा हुआ है कि किस भारतीय बंदरगाह का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है।
तो ये कोलकाता बंदरगाह है और उनका नाम जो है अभी किया है, जो 12 जनवरी है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं ना, 12 जनवरी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पे, तो 12 जनवरी को नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया उस बंदरगाह का नाम। लुसेंट की स्पीडी में जो है सारी चीज़ें दी हुई हैं, उससे रिलेटेड जो है वीडियो में आप देख सकते हैं या स्पीडी पढ़ सकते हैं। फिर है 35 नंबर के प्रश्न की बात करें हम कि कौन सी जो है विधि मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में सहायता नहीं करती। तो सिंपल सी बात है, जो स्थानांतरित कृषि है जिसको हम झूम खेती भी बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। आपको पता है कि आदिम प्रक्रिया है, आजकल लगभग इसमें बैन भी है, कुछ ट्राइबल क्षेत्रों में बहुत ही कम मात्रा में रह गई है। तो इसमें तो ये होता है कि एक एरिया को साफ़ किया, वहाँ एग्रीकल्चर किया 2-3 साल, जब तक फर्टिलिटी या उपजाऊपन है, इसके बाद दूसरा एरिया चुन लिया। तो ये पुरानी खेती थी, है ना, जो लगभग अब बंद हो चुकी है। तो ये किसी भी प्रकार से फर्टिलिटी और नमी मतलब मॉइस्चर पे कोई संरक्षण में योगदान नहीं देती। फिर अन्य खेती की बात करें, पट्टीदार या समोच्च रेखीय जो कि हिल एरियाज में होता है, उसमें होता ही ये पट्टीदार इसलिए बनाते हैं ताकि नमी और उर्वरकता संरक्षित रहे। वर्षाहीन खेती भी यही है जिसमें पानी का कम से कम प्रयोग किया जाता है। फिर ये सही सुमेलन की बात किया है, इसमें भी इसको भी करने में आप यदि 1-2 भी आपको पता है तो आप उत्तर ढूंढने में आसानी होगी। आप एलिमिनेट मेथड से बाकी को अलग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्यूरियोसिटी, तो क्यूरियोसिटी रोवर क्या है? क्यूरियोसिटी जो है नासा के द्वारा है, मतलब यूएसए के नासा के द्वारा बनाया गया है ये, और ये मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान है, मतलब ए का 3 हो जाएगा। अब आपको पता चल गया कि ए का 3 है, तो फिर आपके बी और डी वैसे एलिमिनेट हो गए। अब आपको पता चल गया कि ए और सी में सही है, ठीक है। तो अब आपको बस इसी में, फिर देखिए दोनों में बी का 4 है, मतलब मैसेंजर जो है वो भी नासा का है, बुध ग्रह के लिए किया गया है। अब आपको रुस्तम और आकाश यदि पता है तो आप आसानी से उत्तर पता कर लेंगे। तो रुस्तम जो है हमारे यहाँ DRDO ने बनाया है, मानव रहित विमान है ये, और आकाश जो है उसे एक सस्ता टैबलेट है, ठीक है, जो काफ़ी पहले अभी बुक कर रहे थे 4-5 साल पहले लोग। अब बात आती है 37 के कि मनुष्य के उस अंग या भाग की पहचान करें जो श्वसन क्रिया से संबंधित नहीं है। अब नाम से ही आप देख पा रहे हैं, हो सकता है चीज़ें ना पढ़ा हो आपने, वायु कोष्ठिका श्वसन से संबंधित है, सूक्ष्म श्वास नली ये भी श्वसन से संबंधित है, फुफ्फुस आवरण ये भी श्वसन से संबंधित है। अब एक जो उत्तर है कि इसी का स्तवक, ये भर नहीं है, एक्चुअल में ये किडनी की एक यूनिट होती है, किडनी प्रकक जिसको बोलते हैं, नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन का एक भाग है, ठीक है, जो ब्लड प्यूरिफिकेशन के काम आता है। तो ये अलग हो गया। फिर सोयाबीन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है, ये बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। इसकी मात्रा 45 से 55 के बीच में होती है, और ये भी प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। आपकी जो यूनिट 7 है विज्ञान पर्यावरण, जिसमें पोषण वाला है, जिसमें आपको डिटेल में पढ़ना होगा, आपको कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों में मिलता है, वसा किन चीज़ों में मिलती है, खनिज लवण किन में होता है ना, लौह तत्व क्या होते हैं, इनमें डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा यूनिट 7 कवर करने के लिए। फिर 39 में है पारितंत्र के मूल घटक। 2 मूल घटक कौन से होते हैं? तो 2 घटक होते हैं मूलली, बायोटिक और एबायोटिक, जिसको हम जीवी और अजीवी बोलते हैं। बायोटिक में क्या आ जाएगा? बायोटिक में आ जाएगा पूरे हरे पौधे हैं, जीव जंतु हैं, अपघटक हैं, ये सब आ जाएंगे। और एबायोटिक में क्या आ जाएगा? भौतिक जो फिजिकल कारक हैं जैसे तापमान, प्रकाश, वर्षा, आर्द्रता, ये सब एबायोटिक में आ जाएगा। वैसे भी जो पारितंत्र या इकोसिस्टम की जो इसकी बात की थी, ब्रिटिश वैज्ञानिक टेंसले ने दिया था पारितंत्र की कॉन्सेप्ट 1935 में। 40 में देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे युद्ध में विजय प्राप्त कर मध्य प्रदेश के कई भागों में अधिकार किया? तो मराठों से। मराठों का एरिया मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी था। यहाँ के मालवा का क्षेत्र है, ग्वालियर का क्षेत्र है, चंबल एरिया है, सतपुड़ा पहाड़ी वाला क्षेत्र है, मराठों के कब्जे में था। तो मराठों को पराजित करने के पश्चात मध्य प्रदेश के कई भागों में विजय प्राप्त किया। अक्षय तृतीया की हम बात करें तो अक्षय तृतीया को हम आखा तीज भी बोला जाता है, और ये मालवा, बुंदेलखंड सहित पूरे मध्य प्रदेश में काफ़ी शुभ दिन माना जाता है। उस दिन मांगलिक कार्य होते हैं। आपको पता है कि मैक्सिमम शादियां जो हैं वो अक्षय तृतीया को की जाती हैं। इसके अलावा गृह प्रवेश, भूखंड वाहन की खरीदी वगैरह भी लोग करते हैं। ग्वालियर किले की बात करें तो बघेल वंश के शासक थे राजा सूरज सेन, इन्होंने बनाया था ग्वालियर का किला। याद रखिएगा, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है ये, और इसकी ग्वालियर के किले की जो मुख्य इमारतें हैं वो आलमगीर दरवाज़ा, गुजरी महल, चतुर्भुज महल है। और सबसे खास बात यह है कि अभेद्य किला माना जाता है, बहुत मजबूत किला माना जाता है। इसको किलों का रत्न बोलते हैं, जिब्राल्टर बोलते हैं किलों का, जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट या किलों का रत्न। 43 की बात करें
तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद जी की बात कर रहे हैं कि जन्म कहाँ हुआ था, तो इसमें ऑप्शन झाबुआ है, तो आपको झाबुआ लगाना होगा। हालांकि वो उनका जन्म भाभरा में हुआ था, है ना, जो आजकल अलीराजपुर में आता है, और भाभरा का नाम कर दिया गया चंद्रशेखर आज़ाद नगर। चंद्रशेखर आज़ाद महान क्रांतिकारी थे, आप जानते होंगे, जिनका संबंध काकोरी कांड और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में इसकी स्थापना इन्होंने की थी, और ये कभी भी जीते जी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आए। 1930 में फिर अल्फ्रेड पार्क में ये शहीद हुए। 44 प्रश्न की बात करें कि कौन सा स्थल या मध्य प्रदेश की बात करें पाषाण काल से संबंधित नहीं है, तो चंबल घाटी अपना ग्वालियर बेल्ट वाला हो गया। भीमबेटका जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, पुरातात्विक स्थल है ये, और रायसेन जिले में आता है। फिर आदमगढ़ होशंगाबाद में आता है। ये तीनों हैं पाषाण काल से संबंधित। नवदा टोली जो कि महेश्वर में है, खंडवा में, नवदा टोली महेश्वर खंडवा में है, ये क्या है, ये पाषाण काल का ना होकर ताम्र पाषाण काल का स्थल है, तो इसमें नवदा टोली अलग हो जाएगा। फिर 45 की बात करें कि त्रय ब्राह्मण में वर्णित कौन सी जाति मध्य प्रदेश के जंगलों में निवास करती थी, तो इसका उत्तर है निषाद। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मध्य रामायण में हम देखते हैं कि जो नदी पार करवाया था भगवान श्री राम को निषाद राज ने, है ना, जो उनका दोस्त बन गया था, वो उसी निषाद की बात कर रहे हैं। महाभारत में फिर एकलव्य की जो बात आती है वो भी निषाद जाति से ही संबंधित थे। मध्यकालीन साहित्यकारों में आचार्य केशव दास की यदि हम बात करें तो केशव दास रीतिकालीन कवि हैं, श्रृंगार प्रधान रचनाएं की हैं इन्होंने। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया और एक रामचंद्रिका काफ़ी फेमस हैं। इनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो है रचनाएं काफ़ी क्लिष्ट हैं, उतना समझना आसान नहीं है। ये मध्य प्रदेश से, इनका जन्म ओरछा में हुआ था, जो कि वर्तमान में निवाड़ी में आता है। और फिर ये छत्रसाल की रचनाएं हैं, शिवा बावनी छत्रसाल दशक, ठीक है। फिर कारदुकम वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा जो है रुद्रदामन थे। ये शक थे, शकों की 2 शाखाएं थी, छत्र बोला जाता था, बाद में इस वंश इसको 2 जो पार्ट है, तो ये रुद्रदामन से संबंधित है। संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे ये रुद्रदामन, और चांदी के सिक्के चलवाए इन्होंने, लेखयुक्त, और गिरनार अभिलेख इन्हीं का है। और सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था इन्होंने, निर्माण नहीं, जीर्णोद्धार, मतलब फिर से रिपेयर करवाया था। फिर हम बात करें 48 का, कि शिल्प की बात किया है कि ये किससे संबंधित है। आपको इतना याद रखना है कि जो कंघी शिल्प है ये उज्जैन और रतलाम से संबंधित है। इसमें जो है आदिवासी भित्ति चित्र और गोदने का प्रयोग करते हैं। छीपा शिल्प उज्जैन और कुछ ही क्षेत्रों से संबंधित है, ये कपड़े पे बनाया गया शिल्प है। और खराद शिल्प रीवा मुरैना क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। इसमें सागौन है, खैर हैं, सागौन मतलब टेक्टोना ग्रैंडिस है, खैर है, किससे कैटेजू, इसकी लकड़ियों पे सजावट की सामग्री प्रयोग की जाती है। और बांस शिल्प जो है मंडला झाबुआ से संबंधित है। वैसे भी बांस जो है प्रमुख जीवन उपयोगी वस्तु से बनाई जाती है। मध्य प्रदेश में कई बार पूछा गया किस प्रकार का बांस मिलता है, तो ये डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्टस प्रकार का बांस मिलता है। अगले प्रश्न की हम बात करें तो 49 पे लिखा है कि अकबर, इन दोनों प्रश्नों पर विचार कीजिए कि अकबर के शासनकाल में मालवा का शासक बाज बहादुर था, जिसको कि आदम खान ने पराजित किया था और बाद में उसको नवरत्नों में शामिल किया गया था। तो मैं बता दूं कि इसका उत्तर तो डी होगा, लेकिन नवरत्नों में उसको शामिल नहीं किया गया था। हमें पता होना चाहिए अकबर के नवरत्नों में शामिल कौन था, लेकिन कोई ऑप्शन भी नहीं है इसके अलावा हमें। तो ऐसी स्थिति में हम जब हमको विकल्प मिलता है तो 4 में से एक ही चुनना है, तो बेटर ऑप्शन इसका डी ही होगा। लेकिन अकबर के नवरत्नों की बात करें तो उसमें अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम शामिल थे। मध्य प्रदेश की विधानसभा को किसने डिजाइन किया है, जो इंदिरा गांधी के नाम से जो है बनी है, तो चार्ल्स कोरियन ने डिजाइन किया है। पहले जो थी मिंटो के नाम से, वो पुरानी विधानसभा है, नई वाली इंदिरा गांधी के नाम से बनी है, जिसको डिजाइनर कौन है, चार्ल्स कोरिया। फिर बात आती है मिंटो हाल, पुरानी हो गई। 51 की बात की, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन नहीं रहा, तो इसमें आपको मुख्यमंत्रियों के नाम याद होने चाहिए पूरे, और जब आप याद कर लेंगे तो देख लेंगे। और सब विद्याचरण शुक्ल जो हैं, 2 भाई थे, श्यामाचरण शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल। तो श्यामाचरण शुक्ल जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन विद्याचरण शुक्ल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चूके हैं। या अलग हो जाएगा एलिमिनेट यदि आपको नाम याद है। मध्य प्रदेश में समान रूप से वनों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, हालांकि प्रश्न एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, क्योंकि साल, सागौन, बांस सब पाए जाते हैं, लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से हम देखें, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखें तो 25% के आसपास हैं, 26 के आसपास सागौन। वैसे भी सागौन स्टेट कहा जाता है, तो इस दृष्टि से इसका उत्तर जो है वो सागौन होगा।
फिर मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ है, तो ये आपको पता ही है कि जैसे ही जो है हाई कोर्ट बना जो जबलपुर में है, उसकी जो 2 पीठें बनाई गई जो इंदौर और ग्वालियर में है। सूडान कप की बात कर रहे हैं, तो सूडान कप का जो संबंध है पोलो से है। पोलो एक मैदान में खेला जाता है, काफ़ी बड़ा मैदान इसमें प्रयोग किया जाता है। 270 मीटर लंबाई होती है जिसकी और 180 मीटर चौड़ाई होती है। और इससे रिलेटेड और भी कप हैं पोलो से, जैसे क्लासिक कप है, ट्राइडेंट कप है, विंचेस्टर कप है, सब पोलो के कप हैं। तो ये भी लुसेंट से या किसी किताब से आप खेल शब्दावली और विभिन्न खेलों में दिए जाने वाले कप ये ज़रूर पूछता है, तो इस पर याद करना चाहिए आपको। फिर कई अलग अलग समस्या निवारण उपकरण बोला गया है, तो एक नॉर्टन यूटिलिटी है, एक्चुअल में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जिसका कंप्यूटर के विश्लेषण में, कॉन्फ़िगरेशन में, ऑप्टिमाइज़ करने में, डिज़ाइन करने में काम आता है, तो ये इसका उत्तर नॉर्टन होगा। बैकअप की बात करें तो आपको पता ही है कि डेटा की कॉपी बनाना बैकअप कहलाता है। थ्रेड्स की बात करें तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। और डिफ्रेगमेंटेशन की बात करें तो फाइल को जमाना, जिसको हम बोल सकते हैं, मतलब किसी फाइल को विभिन्न फाइलों में विभाजित करना डिफ्रेगमेंटेशन है। यदि आपको सब इन शब्दों के अर्थ पता है तो आसानी से उत्तर छांट लेंगे। फिर किसके माध्यम से कोई व्यक्ति और दूर बैठ के भी बातचीत कर सकता है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सब आप जानते हैं। सोशल नेटवर्क साइटिंग फिर जो है वो फेसबुक है, सब आप जानते हैं। मार्क जुकरबर्ग की है और 2004 से शुरू हुई थी। फिर ये एक लिखा हुआ देखिए HTTP 208 करके, और इसको बदल दिया है www.example.com में। ये लिखा है कि इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे URL सामान्यीकरण, नॉर्मलाइजेशन। URL मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और इसमें हुआ ये है कि इसमें IP एड्रेस, इंटर प्रोटोकॉल एड्रेस को हमने डोमेन के रूप में बदल दिया है, इसलिए हमने इसको URL सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन बोला है। फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 2019 में था, जो काफ़ी अधिक विवादों में था। किन देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया था, तो 3 देश थे, आप याद रखिएगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। उसमें ये बोला गया था कि इन तीनों देशों के जो अल्पसंख्यक हैं, कौन कौन, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी और ईसाई, ये 6 जो अल्पसंख्यक हैं और जो इन 3 देशों में रह रहे हैं और जो 31 अक्टूबर 2014 से भारत आ गए हैं, उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, क्योंकि इन सभी अल्पसंख्यकों के साथ इन देशों में जो है वो काफ़ी दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। फिर ये कुछ आयोग हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि तारकुंडे कमेटी जो है वो 1980 में बनी थी, चुनाव सुधार से संबंधित थी। दिनेश गोस्वामी 1990 में बनी थी, ये भी चुनाव सुधार से संबंधित थी। इसमें फोटो युक्त परिचय पत्र की बात की गई थी, है ना। राजभंडार समिति और सरकारी आयोग, ये केंद्र राज्य संबंध पे बनाई हुई कमेटियाँ हैं, जो कि 70 और 83 में बनी हैं, तो ये उसका उत्तर B होगा। आपको इसके साथ साथ प्रशासनिक सुधार जो समितियां बनी हैं, पहली दूसरी, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में और वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में, वो भी पता होना चाहिए। समितियों के बारे में क्वेश्चन जनरली एक आध प्रश्न आता है। मानवाधिकार आयोग की स्थापना की बात किया है, 12 अक्टूबर 93 में है, जो यूनिट 10 का है, इसमें आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। फिर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसको हम बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड, यह है, इसमें एज लिमिट पूछा है, तो 0 से 18 तक की जो है एज लिमिट की उसके दायरे में ये आते हैं। फिर बात किया है कि CO का समूह का आबंध क्रम क्या है, तो आबंध क्रम का तात्पर्य होता है बांड आर्डर, है ना, जिसमें 3 बांड आर्डर होते हैं। फिर है 64 में कि कौन सा सही नहीं है, तो आप देख रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा मिशन से संबंधित सारी चीज़ें हैं कि 2013 में पारित हुआ, 33 kg प्रति माह अनाज दिया जाएगा, राज्य खाद्य आयोग इसका कार्यान्वयन करता है। फिर आखिरी में लिखा है कि पोषण को महत्व नहीं दिया गया, तो अलग ही है, तो उत्तर गलत है। पोषण की बात चल रही है, तो ये आंसर अलग ही आप इसमें ढूंढ लेंगे। 65 में लिखा है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन कैसे हैं, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच कौन सी नदी बहती है, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ऊपर यदि क्रम हम देखें तो विंध्याचल है, फिर नर्मदा नदी आ जाती है, फिर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है और फिर ताप्ती नदी है। तो इस क्रम में देखेंगे तो दोनों के बीच में नर्मदा नदी आएगी। 67 पे बात करें तो नामदाफा अभयारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो नामदाफा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। एक्चुअल में 1972 को ये अभयारण्य के रूप में बना था, फिर 1983 में इसको नेशनल पार्क बना दिया गया, साथ ही टाइगर रिजर्व में स्थान दिया गया। देश के प्रमुख नेशनल पार्क सेंचुरीज जो है इसकी आप देख लीजिएगा, इससे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु की बात करें तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। राज्य में उत्पादन की दृष्टि से फसलों का क्रम देखें
तो सबसे ज़्यादा यहाँ है सोयाबीन, क्योंकि वैसे भी सोया स्टेट कहलाता है। फिर खाद्यान्न फसलों की बात करें तो गेहूँ है, और गेहूँ के बाद चावल और फिर मक्का। इनकी लोकेशंस देखना होगा। मालवा क्षेत्र पूरा सोयाबीन का है, फिर गेहूँ वाला भी मालवा क्षेत्र है। चावल की जो है यदि हम बात करें तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, शहडोल, भिंड आ जाएगा, है ना। मक्का की बात करें तो झाबुआ, रतलाम, इंदौर, शाजापुर और राजगढ़ जैसे जिले आ जाएंगे। निम्न कथनों पर विचार करना है। वर्षा के जल को खेतों में रोक के ये जो है संवर्धन के लिए बलराम ताल योजना 2007 से शुरू की गई, और इसमें सामान्य वर्ग के किसानों को 40% और अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों को 75% की अनुदान राशि दी जाती है। दोनों ही कथन सही हैं ये बिल्कुल। 71 में लिखा है कि अमरकंटक ताप विद्युत गृह किस जिले में है, तो अमरकंटक ताप विद्युत गृह, अमरकंटक जो स्थल है जहाँ से नर्मदा नदी, सोन नदी, जोहिला नदी निकली हैं, तीन नदियाँ, ये अनूपपुर जिले में हैं, ठीक है। और इसमें जो जल की, इस ताप विद्युत केंद्र के लिए जल की जो आपूर्ति है वो सोन नदी से होती है, और कोयले की आपूर्ति शहडोल मतलब सोहागपुर से होती है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का 92वां एकेडमी पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार मिला है 2020 का पैरासाइट को। ये पैरासाइट एक ऐसी फिल्म है जो गैर अंग्रेजी फिल्म है, ये गैर अंग्रेजी फिल्म है पहली, जो कि फीचर फिल्म जो कि ऑस्कर अवार्ड जीती है। एक्चुअल में साउथ कोरियन फिल्म है ये कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है, साउथ कोरियन। बावनथड़ी परियोजना की बात किया है तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जॉइंट है ये। बालाघाट जिले के कटंगी तहसील का एक कुट्टवा गाँव है, वहाँ पे बावनथड़ी उस पे नदी पे स्थापित की गई है। इसका नाम परिवर्तन भी किया गया है, राजीव गांधी परियोजना के नाम से जाना जाता है। काफ़ी उत्पादन की बात करें हम मध्य प्रदेश में तो बैतूल जिला है। बैतूल जिले में एक स्थान है कुकुरू खामला, तो कुकुरू खामला में लगभग 22 हेक्टेयर भूमि पे काफ़ी का उत्पादन किया जाता है, और यहाँ काफ़ी तो होती ही होती है। साथ ही कुकुरू खामला जो है एक पर्यटक स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है नेचुरल ब्यूटी बहुत है, बर्ड वॉचिंग करते हैं लोग, ठीक है। 75 की बात करें कि असम राइफल के किस पूर्वोत्तर राज्य में युद्ध स्मारक बनाया गया है, तो एक्चुअल में असम राइफल ने नागालैंड में एक युद्ध स्मारक बनाया है। उस समय जो 354 जो सैनिक थे शहीद हुए थे, उनकी स्मृति में ग्रेनाइट पत्थर में उनके नाम भी उकेरे गए हैं। और नागालैंड में एक जगह है मोकोक चुंग, उस स्थान पे बनाया गया है, और यह स्थल सांस्कृतिक बौद्धिक केंद्र बन गया है। 76 पे हम आ जाएं तो 2019 जुलाई में 19वीं सुरेंद्र कुमार स्मृति शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी। उसमें मध्य प्रदेश के किस जो खिलाड़ी हैं रूबिका क्रूसेस, उन्होंने कितने पदक जीते थे, तो ये शूटर हैं, और जो खिलाड़ी हैं मध्य प्रदेश की रूबिका क्रूसेस, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता था। रूबिका क्रूसेस नहीं, रूबिका फ्रांसिस हैं एक्चुअल में ये, और इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता था 2 पदक, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश में जो जूनियर खिलाड़ी हैं उनको एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। उनकी धनराशि कितनी जाती है, तो 50,000 दी जाती है, याद रखिएगा। और जो अन्य 2 और पुरस्कार हैं सीनियर श्रेणी में, जैसे विक्रम पुरस्कार है, और जो प्रशिक्षक हैं विश्वामित्र पुरस्कार है, उसमें दी जाने वाली राशि 1 लाख है। किस खिलाड़ी को वर्ष 2020 में तेंजिंग नोरके एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया? नाम है सत्येंद्र सिंह लोहिया। ये देश के ऐसे प्रथम दिव्यांग खिलाड़ी हैं, विकलांग खिलाड़ी हैं जिसको हम दिव्यांग बोलते हैं, पैरा एथलीट हैं, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ये तैराक हैं एक्चुअल में, और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, ठीक है। इन्होंने अमेरिका में कैटलिना चैनल है उसको पार किया है। कॉमनवेल्थ खेल की बात किया है कि 22वें कहाँ होंगे, तो सिर्फ याद करने वाले हैं, आप खेल सेक्शन से देख सकते हैं। बर्मिंघम में होने हैं यूके में 22वें। इसके पहले हम 21वें की बात करें तो 2018 में हुए थे, ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, गोल्ड कोस्ट में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का रैंक पदक में फर्स्ट था और इंडिया का रैंक 3rd था। खेलों की बात करें तो आप पिछला जो हो चुका है उसके डेटा याद रखेंगे, और अगला जो होना है कहाँ होना है ये याद रखेंगे। 80 प्रश्न जो है 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र के किन देशों को खसरा और रुबेला जैसे संक्रामक बीमारियों से मुक्त घोषित किया गया? तो एक्चुअल में 2023 का टारगेट WHO ने बनाया था, लेकिन जो 2 देश हैं श्रीलंका और मालदीव, उन्होंने 3 साल पहले 2020 में ही इन बीमारियों से मुक्त हो गए, खसरा और रुबेला से, ठीक है। 3 साल पहले ही मुक्त हो गए टारगेट से। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र के बारे में समानता की बात किया है तो देखिए, आपको जैसी बौद्ध संगीतियाँ आप याद करते हैं, राव पाक, है ना, तो ये राजगृह में हुई, फिर वैशाली में हुई, पाटलिपुत्र में हुई, प्रथम द्वितीय तृतीय संगीतियाँ हैं। चौथी कहाँ हुई? कश्मीर के कुंडलवन में। तो ये ऐसे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। आपको बौद्ध संगीतियाँ और पाटलिपुत्र बल्लभी पीभी जैन संगीतियाँ, इन दोनों का उल्लेख, दोनों को याद होना जरूरी है। इन संगीतियों पे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि अध्यक्ष कौन था, क्या काम हुआ इन संगीतियों में, ठीक है।
82 की बात करें कि मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम का मुख्यालय, तो ये भोपाल में है, 1969 में बना था। इसके अलावा लघु उद्योग निगम जो है मध्य प्रदेश वस्त्र निगम है जिसका मुख्यालय भोपाल में, समस्त जो है इनसे रिलेटेड आपको पढ़ना चाहिए। कपिल धारा की बात करें कि इसका कपिल धारा जो योजना है क्या है, तो सिंचाई की सुविधा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसके तहत क्या करती है जो है सरकार, कुएँ हैं, तालाबों की खुदाई है, चेक डैम बनाना, इन सब चीज़ों का विस्तार किया जाता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करें तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर करते हैं। इसमें निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों शामिल होते हैं। उल्लेख आर्टिकल 66 में है इसका। और जो निर्वाचन होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संकोणीय मत पद्धति, जिसको हम प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बोलते हैं, उसके द्वारा किया जाता है। फिर बात आती है तारापुर जो है परमाणु संयंत्र जो है वो महाराष्ट्र में जो है किसकी सहायता से स्थापना हुई थी, तो अमेरिका की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी 1969 में। भारत के संविधान में प्राक्कलन समिति के क्या काम है, तो दो कमेटी हैं, फाइनेंशियल वाली आपको पता होगा, एक होती है लोक लेखा कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएसी जिसको बोलते हैं, जो कि कैग के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है उसके बाद काम शुरू करती है, जो कि दोनों सदनों की जॉइंट कमेटी है ना, 22 सदस्य होते हैं, 15 और 7 करके अलग अलग। और दूसरी होती है एस्टीमेट कमेटी, प्राक्कलन कमेटी, जिसका काम है दक्षता और मितव्ययिता में सुधार करना, मितव्ययिता लाना का। तो ये सारे काम उसके ऊपर के 3 काम हैं। चौथा जो है वो कैग से रिलेटेड है, मतलब प्राक्कलन कमेटी वो उससे है, पीओसी से रिलेटेड है। फिर बात आती है 87 कि राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसको मैं क्लैरिफाई कर दूं आपको कि 3-4 शब्द आपको जानना जरूरी है। जैसे एक होता है जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक वर्क, ठीक है, घरेलू सीमाओं के अंदर, चाहे वो विदेशियों को हुई आय हो, वो भी सब शामिल है। फिर जब हम इसमें से विदेशियों को होने वाली आय घटा दें और हमें जो बाहर से जो आय हुई उसको जोड़ दें, मतलब जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम कर दें, तो जी तब क्या हो जाएगा, ये जीएनपी हो जाएगा, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। अब उसमें भी जब हम सब जो है डिप्रिशिएशन घटा देंगे तब क्या हो जाएगा, ये एनएनपी हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट भी 2 तरीके का होता है, एक होता है मार्केट प्राइस पे और एक होता है साधन लागत पर, जिसको फैक्टर कास्ट बोलते हैं। दोनों में अंतर क्या है, किसी सामान को बनाने में कितनी राशि लगी है, एक चीज़ हुई, कभी कभी सरकार उसमें सब्सिडी दे देती है तो जो लागत होती है उससे कम में मिलती है, और कभी कभी टैक्सेस ज़्यादा बढ़ने के कारण लागत से कई गुना ज़्यादा कीमत में मिलती है, तो बाजार कीमत अलग हो गई। यदि हम उसमें सब्सिडी जोड़ दें और टैक्सेस घटा दें तो ये क्या होगी, साधन लागत निकल जाएगी। मतलब एनएनपी एट फैक्टर कास्ट या एनएनपी साधन लागत पर राष्ट्रीय आय कहलाती है। नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये थिंक टैंक है, पता है आपको, ये क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी नहीं है, बाकी समस्त काम इसके हैं। निर्वाचन आयोग का कौन सा काम नहीं है, तो सारे काम निर्वाचन आयोग के हैं। तो ऐसे उत्तरों के लिए तो आपको ध्यान से पढ़ना है, चारों विकल्पों पे, मतलब ऐसा नहीं कि आपने ए पढ़ा निशान लगा दिया, आपको चारों पढ़ना है और फिर आपको 3 को एलिमिनेट करके एक चुनना है। कि संसद के सदस्य की मान्यता स्वविवेक से रद्द नहीं करता, कभी भी याद रखिएगा। 90 प्रश्न की बात करें कि 73वें संविधान संशोधन के तहत जब पंचायती राज व्यवस्था पूरे भारत में लागू हुई तो सबसे पहले लागू करने वाला मध्य प्रदेश था। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो आप 2 अक्टूबर राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का पढ़ते हैं 1959 में, वो शुरुआत वहीं से हुई। लेकिन यदि हम संवैधानिक दर्जा जब मिल गया 93 में, इसके बाद की बात करें तो पहला राज्य मध्य प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता की बात किया है इन्होंने, तो मध्य प्रदेश की साक्षरता 69.32 है, पुरुष साक्षरता 78.73 है और महिला साक्षरता 59.2 है। सेंसस से रिलेटेड डेटा मध्य प्रदेश के हों या फिर इंडिया के हों, आपको बिल्कुल याद करने चाहिए। इसमें निश्चित तौर पे 1-2 प्रश्न आते ही आते हैं, है ना, जिसमें आपको साक्षरता हुई, सेक्स रेशियो हुआ, प्रति व्यक्ति जो है पर कैपिटा इनकम हो गई, प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व हो गया, सारी चीज़ें पता होना चाहिए। जनसंख्या का क्रम, एरिया का क्रम। सर्वाधिक रबर मिलती है ब्राज़ील में, और ब्राज़ील में कहाँ मिलेगी, अमेज़न और जायरे बेसिन में। रबर एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, इसके लिए 200 से ज़्यादा इसको वर्षा की ज़रूरत पड़ती है, तो ये मिलती है ब्राज़ील में, अमेज़न और जायरे बेसिन में। एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, तो एक इसका प्रथम लोग ये मानते हैं कि यार इक्वेटर में सूर्य की किरणें जो है सबसे सीधी पड़ती हैं तो वहाँ होगा, बट ऐसा नहीं है। भूमध्य रेखा, जिसको हम विषुवत रेखा या इक्वेटर बोलते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ वर्षा हमेशा होती रहती है साल भर, जो कि टेम्परेचर को मैनेज कर लेती है, इसलिए वहाँ तापमान ज़्यादा नहीं हो पाता। तो तापमान होगा कहाँ, ये उत्तरी गोलार्ध में मिलेगा, कर्क रेखा में,
23 डिग्री उस पर उत्तरी अक्षांश पे कर्क रेखा पे सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ 23 नहीं लिखा है, उसके नज़दीकी आंसर होगा 25 उत्तरी अक्षांश। व्यापारिक पवनों की बात किया है कि कहाँ से कहाँ चलती हैं, आपको वायुदाब पेटियाँ पता होना चाहिए। तो व्यापारिक पवनें जो हैं ये उपोष्ण उच्च दाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियों की ओर चलेंगी। आपको पता है कि वो जो पवनें हैं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं। ये दोनों गोलार्धों में चलती हैं, लेकिन इनका प्रभाव जो है उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्थल वाला पोर्शन है, मतलब थोड़ा उल्टा बता दिया मैंने, दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंककि दक्षिण गोलार्ध में पूरा समुद्र वाला पोर्शन है, इसलिए ज़्यादा प्रभावी है। आपने सुना भी होगा इसमें गरजता 40 है, चूँकि 40 से 65 के बीच में हैं ये पछुआ हवाएँ, तो व्यापारिक हवाएँ। फिर बात आती है संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ये डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में है। राज्यों के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने जो अभी कोरोना पीरियड में चलाया था, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना चलाया था। ठीक है, इसमें 18 साल से लेकर 45 वर्ष तक के बच्चों को, वो भी सामान्य जो हैं व्यक्तियों को, जो सामान्य है, अल्पसंख्यक है, पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर है, सबके लिए इस योजना का लाभ दिया जा सकता था। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं संख्या की दृष्टि से? धार जिले में है। पहला मेडिकल कॉलेज की बात करें तो ये ग्वालियर का है, 1900 गजरा राजे चिकित्सा महाविद्यालय। और इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो जबलपुर का होगा। भारत का डेट्रॉइट की बात करें तो धार में जो है पीथमपुर है, जो कि इंदौर के नज़दीक है। और केंद्रीय सूचना आयोग की बात करें तो सूचना आयोग का जो एक्ट बना था 2005 में, 12 अक्टूबर 2005 में लागू हुआ। इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य हैं, जो कि मैक्सिमम 10 सदस्य तक हो सकते हैं। कार्यकाल 3 वर्ष होता है। और त्यागपत्र राष्ट्रपति को ये देते हैं, हटाने का काम भी राष्ट्रपति करेंगे सुप्रीम कोर्ट की जांच के उपरांत। पहले सूचना आयुक्त की बात करें तो वजाहत हबीबुल्ला थे, अभी मिस्टर वाई के सिन्हा हैं। तो इन समस्त प्रश्नों पे हमने चर्चा किया। कुछ एक प्रश्न जो हैं वो अभी अनुत्तरित रह गए हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे एग्ज़ाम के पहले हम कम से कम सप्ताह में एक वीडियो जरूर डालने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको जो है प्रैक्टिस हो सके और उसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।